गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड नाइन्थ, चैप्टर नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपका ये लेसन भूगोल का है कि प्राकृतिक का मतलब ही है प्रकृति द्वारा प्रदत्त। वनस्पति आप जानते हैं पेड़ पौधे, और वन्य प्राणी में सभी प्रकार के आपके जानवर आ गए। तो इसका मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जिनको आप पेड़ पौधे कहते हैं, और वन्य प्राणी का मतलब सभी प्रकार के जानवर, चाहे वो जंगलों में है, समुद्र के किनारे हैं, चाहे पानी में है, वो ये लेसन में करेंगे। पॉइंट पहला है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक एक तो मनुष्य द्वारा प्रदत्त प्रकृति जो मनुष्य उगाता है, जैसे आपकी फसल है, कृषि है, ये प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही उग जाता है। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति ऐसा भूभाग है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्य की सहायता नहीं पड़ती, वो अपने आप उग जाता है। कहाँ पर? जैसे कई बार आपने नहर के किनारे देखा होगा, सड़क के किनारे देखा होगा, और इससे ऊपर जब हम जंगलों में जाते हैं, जिसको हम जंगल कहते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, फल फूल, वो कोई उगाता नहीं है, वो अपने आप उग जाते हैं, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। दूसरा आता है अक्षत वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिस पर लंबे समय से मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि अक्षत वनस्पति वो भी है कि जहाँ अपने आप वनस्पति उगी और काफ़ी समय तक मनुष्य का ध्यान नहीं गया, और हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ने के बाद में इस वनस्पति को समाप्त कर दिया गया। देशज वनस्पति, इस नाम से पता है देश की वनस्पति। अंडरस्टूड है, बहुत ही आसान। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो। देशज वनस्पति का मतलब वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो। अब हम कृषि करते हैं तो बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो भारत में सबसे पहले उगाई गई। अब चाय के बारे में दो प्रकार के विचार इतिहास में आते हैं। या तो चाय का सबसे पहले उत्पादन हजारों वर्ष पहले चीन में हुआ। चीन में इसलिए लोग गैस करते हैं, जैसे चाय, चीनी एंड चीन, यानी कि मिलते जुलते शब्द हैं, तो चाय यहाँ का उत्पादन। और दूसरा अधिकांश जो इतिहासकार है संसार में, वो कहते हैं चाय का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ। विदेशज वनस्पति, विदेशज का मतलब है जो मूल रूप से भारतीय ना होकर विदेशों से आई हो। अब तो पूरा संसार एक, जैसे मान लो कि पूरे संसार का भ्रमण करना बिल्कुल आसान हो गया। कोई भी संसार का ऐसा देश नहीं है जहां हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। और बहुत से लोग इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वो विदेशों से, कोई इजराइल से लेके आता, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लेके आता, और फल फूलते हैं यहाँ। तो जो मूल रूप से भारतीय ना होकर विदेशों से आई है, इस प्रकार की कुछ प्रजाति जिसको विदेशी वनस्पति कहते हैं। वनस्पति विविधता, यानी कि पेड़ पौधों में विविधता। तो आप अपने आप अंदाज़ा लगाएं। आप अपने गांव में देखेंगे कि अधिकांश भूभाग है जो कृषि का, उसमें धान की फसल भी है, कुछ लोगों ने नरमा और कपास की फसल भी बो रखी है, कुछ ने ज्वार आदि बीज रखी है, कुछ ने गवार की फसल भी ले रखी है। मूंग या मोट पुराने ज़माने में होते थे, अब तो नहीं है। और कुछ आपने पौधे देखे होंगे, आपके घर में अलग अलग प्रकार के पौधे होंगे, सड़क के किनारे अलग अलग प्रकार के पौधे होंगे। तो विभिन्नता का मतलब भिन्नताएँ। भारत में 47,000 पौधों की जातियाँ हैं। 47,000, यानी कि जो पौधे हैं, जिस प्रकार शीशम है, आपका कीकर है, अनेकों पौधे हैं, चाहे फसलों के हैं, वो 47,000 जातियाँ हैं। और 15,000 किस्म के फूल पाए जाते हैं। गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, मतलब अनेकों प्रकार की, जिनकी टोटल प्रजाति जंगल में, धरातल में, समुद्र के किनारे काउंट किया गया तो 15,000 किस्म के फूल पाए जाते हैं। कहते हैं कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यानी पेड़ पौधों को प्रभावित कौन करते हैं? धरातल बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप और हम लोग एक समतल भूभाग पर रहते हैं, इस समतल भूभाग पर देखा आपने, अब आपके आंखों के सामने कपास की फसल और धान की फसल है खेत में। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ गेहूं की फसल मिलेगी, कुछ जगह आपको सरसों की खेती मिलेगी। अब हम जाते हैं थोड़े पहाड़ी इलाके में,
वहाँ पर आपको सेब की खेती मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि है वो ज़्यादातर फूल फल और सब्जियों की खेती करते हैं, और ज़मीन भी सीढ़ी नुमा है, ऊपर से उतरते 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 नीचे आती है। कहीं 1 एकड़ समतल है, कहीं पर आधा एकड़ समतल है। इस तरह हज़ारों एकड़ समतल भूभाग नहीं मिलेगा। समुद्र के किनारे अलग प्रकार की कृषि होती है। अब राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में आप एंट्री करने के बाद यदि कुछ पार्ट हम राजगढ़ इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ का छोड़ दें, तो बाकी पूरे राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको धान की फसल कहीं नहीं मिलेगी, कपास की फसल कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ आदि मिलेगी। तो ये धरातल का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत ज़रूरी है। तापमान ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो नेचुरल है वहाँ पर फसल को उस तापमान के अनुसार बोई जाएगी। सूर्य का प्रकाश भी फर्क डालता है। बहुत सी ऐसी अब जैसे हमारे इलाके में सेब आदि की फसल नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सूट नहीं करती। अब जम्मू कश्मीर में अखरोट है और है, ये चीज़ें होती। जीरे का अधिकांश भाग अब राजस्थान में होने लगा है। थोड़ा सा एक अच्छी मुलायम जो सॉफ्ट, जिसको हम डस्ट कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, वहाँ पर मूंगफली अधिक होती है। उसके बाद वर्षण का मतलब वर्षा, इसका बहुत बड़ा भाग है। अब हमारे इलाके में तो सिंचाई की सुविधाएं, बाकी अधिकांश देश के इलाके में वर्षा पर निर्भर करती है कि जिस प्रकार की वर्षा जिस क्षेत्र में होगी उसी प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र है क्या? किसी भी क्षेत्र में पौधे और प्राणियों के द्वारा आपस में मिलजुल कर जिस तंत्र का निर्माण हो, पारिस्थितिक वर्णन तंत्र कहलाता है। हमारा इलाका है वो पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम पेड़ पौधों के साथ बड़े होते हैं, चलते हैं, पशुओं के साथ रहते हैं, तो ये पारिस्थितिक तंत्र है जो सदियों से चला आ रहा है। जीवाणु क्या है? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल प्रोसेस। जीवाणु का मतलब जो जीवन प्रदान करता है। वनस्पति नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। भारत में वनस्पति के प्रकार, यानी कि भारत में जो पेड़ पौधों के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हरियाणा में तो है ही, इसका तो जिक्र ही ना करें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। आपने वर्षा देखा होगा असम में, मेघालय में, कुछ मेघालय में तो एक ऐसा स्थान है जहाँ संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा होती, वहाँ पर इस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती जो 7-8 महीने 7-8 सप्ताह अपने क्या होते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, उसके बाद नवजीवन आता है। तो इस प्रकार की 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियाँ। कंटीले वन, कांटों वाले वन कहाँ मिलेंगे? आपको पता ही है, अंडरस्टूड है कि जहाँ पर वर्षा कम होती है, राजस्थान में जाते हैं आपको झाड़ियाँ मिलेगी, खेजड़ी मिलेगी, जगह जगह इस प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि वर्षा कम होती है और वो पहले कई दिनों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई वाले। पर्वत का मतलब जहाँ हम पहाड़ पर जाते हैं, शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, तो वहाँ पर अलग प्रकार के आपको पेड़ मिलेंगे। और सबसे महंगे चीड़ का पेड़ है, देवदार का पेड़ है, जो हजारों सैकड़ों सालों तक अपने आप पर उगते हैं। मैंग्रोव वन 5 प्रकार के। तटीय क्षेत्र जहाँ हमारी नदियाँ हैं और नदियाँ जाकर जब समुद्र में गिरती है तो वहाँ पर अपने साथ बालू, मिट्टी, अनेक चीज़ बहाकर चली जाती है, और पानी का भाव जब कम होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के किनारे बिछना शुरू हो जाता है। तो उस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, ये या ज्वार भाटा जो क्षेत्र है, समुद्र के किनारे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं कि वन्य प्राणी विविधता, यानी कि आप हमारे देश में आप अपने घर में देखेंगे, आप घर में देखेंगे, आपके घर में बिल्ली भी आती है, आपके घर में चूहा भी आता है, आपके घर में गाय भी है, आपके घर में भैंस भी है, आपके घर में बैल भी है, आस पड़ोस देखते हैं भेड़ भी है, बकरियां भी है। तो इस प्रकार जो वन्य प्राणी जो विविधता है, जीवों की विविधता है, वो इस देश में 90,000 के आसपास है। 50, 60, 100, 200, 300 तो आप काउंटिंग करना शुरू करें तो आप आसपास काउंट कर सकते हो। इसमें 2000 के लगभग पक्षियों की
प्रजाति है। एक दिन आप घर में बैठ के या आपके घर के आसपास उड़ने वाले पक्षियों को देखें, उनके नाम लिखें तो आपको पता चलेगा 15, 20, 50 तो आप एक दिन में काउंट कर लेंगे। 2546 मछलियों की प्रजातियां हैं। हम एक ही शब्द में कह देते हैं ये मछली है, लेकिन मछलियों की प्रजातियां हैं वो 2546 हैं। जिस प्रकार फसल की बात करें, हम एक खेत का ले लें कि उसके अंदर आप आलू की फसल है वो एक हो गया, प्याज भी लगाते हैं लोग, मिर्ची भी लगाते हैं, बैंगन भी लगाते हैं, अदरक भी लगाते हैं, जीरा भी लगा देते हैं, पपीता भी लगा देते हैं, अमरूद भी लगा देते हैं, आम भी लगा देते हैं, धान की फसल भी होती है, सरसों भी होती है, मूंग भी होती है, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 एकड़ के अंदर भी 50-60 प्रजातियाँ होंगी, तो आप पूरे देश की देखेंगे तो कितनी प्रजातियाँ हैं। वन्य जीव सुरक्षा ये बहुत जरूरी है, आप और हमको देखना पड़ेगा। वन्य जीव सुरक्षा कहते हैं कि प्राचीन काल से हम खासतौर पर भारत के लोग पौधे जीव जंतुओं के प्रति बहुत ही दयालु होते थे। एक ज़माना ऐसा था कि ये इस प्रकार कोरोना काल कभी नहीं आया। आप अपने दादा दादी से, आप अपने माता पिता से, इस प्रकार प्रकृति ने कभी भी, हालांकि ये पूरे संसार की विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा देश इससे बचा रहा, और ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हमने वन्य जीव सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया गया। जैसे गाय थी, उसको हर एक लोग, गौशाला अभी तो बनी है, ये डर के कारण लोगों ने बनाई है, लेकिन कुछ साल बिल्कुल छोड़ गए, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में मनुष्य जो जाति है वो पहला, जो हमारी माताएं होती थी, दादी माँ होती, जो पहली रोटी वो गाय के लिए बनाती थी, और वन्य प्राणी की सुरक्षा वहीं से शुरुआत हो जाती थी। आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन आज वो समय निकल गया, जो समय लाना पड़ेगा। इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास 14 जीव मंडल नीचे बनाए गए हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब अनेक प्रकार के पक्षी रखना, फल फूल या इस प्रकार की चीज़ें, प्रजातियों को बचा के रखना। 490 वन प्राणी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। शेर को, बाघ को, हिरन को, इस प्रकार की प्रजातियों को किस प्रकार बचाए रखा जाए, उनके लिए इस प्रकार के केंद्र पूरे देश में बनाए गए हैं। अब जानवर हमारे देखना कि शेर भी मिलता है, यहाँ बाघ भी पाया जाता है, समुद्र के अंदर मगरमच्छ भी है, दरियाई घोड़ा है, कछुआ है, घड़ियाल है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएँ तो मूछेदार सींगों वाला बैल भी मिलेगा, जंगली भेड़ भी मिलेगी। पक्षियों में आप देखते हैं आसपास मोर, बतख, तोता, मैना, कोमल, कोयल, कौआ आदि। तो ये सारा वनस्पति जगत से है। और एक चीज़ इस पे ध्यान देना है कि जब वन्य जीव सुरक्षा की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो ये कोरोना कभी नहीं जाएगा, ये कोरोना आता रहेगा। उसके लिए कोई भी जीव है उस पर अत्याचार ना किया जाए। और अधिकाधिक लोगों ने लालच में जिस प्रकार जहर को जमीन में छिड़कना शुरू किया है, जिस प्रकार वन्य प्राणी जो लगभग कुछ प्रजातियां समाप्त होने के कगार पे है, ये प्रकृति का दखल दिया हुआ है। इसलिए हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है। अधिकाधिक पेड़ पौधे, हर विद्यार्थी का फर्ज है कि अपने घर में या आसपास जब भी आपका बर्थडे हो, एक पौधा अवश्य लगाएं। एक पौधे का मतलब कि वो पौधा बड़ा होकर छाया भी प्रदान करता है, लकड़ी भी प्रदान करता है। यदि आपने फल वाला है तो वो फल भी प्रदान करेगा, और उससे ऑक्सीजन भी होगी, घर में शुद्ध वायु आएगी, कोई बीमार भी नहीं होगा। तो एक पौधा घर में भी 10 प्रकार के फायदे दे सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।